नाम है। एक रोज जब शाम के वक्त वह अंधेरे में खाट पर पड़ा हुआ था, एक औरत उसके दरवाजे पर आकर भीख मांगने लगी। मगनदास को आवाज चिर परिचित जान पड़ी। बाहर आकर देखा तो वही चंपा मालिन थी। कपड़े तार तार, मुसीबत की रोती हुई तस्वीर। मालिन, तुम्हारी यह क्या हालत है? मुझे पहचानती हो? मालिन ने चौंक कर कहा और पहचान गई। रो कर बोली, बेटा आप बताओ मेरा कहाँ ठिकाना लगे। तुमने मेरा बना बनाया घर उजाड़ दिया। न उस दिन तुमसे बातें करती और न मुझ पर यह विपत पड़ती। बाई ने तुम्हें बैठे देख लिया, बातें भी सुनी और सुबह होते ही मुझे बुलाया और बरस पड़ी। नाक कटवा लूंगी, मुंह में कालिक लगवा दूंगी। चुड़ैल कुटनी, तू मेरी बात किसी गैर आदमी से क्यों चलाए? तू दूसरों से मेरी चर्चा करे? वह क्या तेरा दामाद था जो तू उसे मेरे दुखड़ा रोती थी? जो कुछ मुंह में आया बकती रही, मुझसे भी न सहा गया। रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी। बाई जी मुझसे कसूर हुआ, लीजिए अब जाती हूँ। चीखते ना करती है तो मेरा निवाह यहाँ न होगा। ईश्वर ने मोह दिया है तो आहार भी देंगे। चाहे घर से मांगूंगी तो मेरे पेट को हो ही जाएगा। उस छोकरी ने मुझे खड़े खड़े निकलवा दिया। बताओ मैंने तुमसे उसकी कौन सी शिकायत की थी? उसकी क्या चर्चा की थी? मैं तो उसका बखान कर रही थी, मगर बड़े आदमियों का गुस्सा भी बड़ा होता है। अब बताओ मैं किसकी होकर रहूं? 8 दिन इसी तरह टुकड़े मांगते हो गए। एक भतीजी उन्हीं के यहाँ लंडियों में नौकर थी, उसी दिन उसे भी निकाल दिया। तुम्हारी बदौलत जो कभी न किया था वह करना पड़ा। तुम्हें कहाँ का दोस्त दो, किस्मत में जो लिखा था वो देखना पड़ा। मगनदास सन्नाटे में आया। आह, मिजाज का यह हाल है, यह घमंड, यह शान। मालिन को इत्मीनान दिलाया। अगर उसके पास दौलत होती तो उसे माला माल कर देता। सेठ मक्खन लाल की बेटी को भी मालूम हो जाता कि रोजी की कुंजी उसी के हाथ में नहीं है। बोला, तुम फिक्र न करो, मेरे घर में आराम से रहो। अकेले मेरा जी भी नहीं लगता। सच कहो तो मुझे तुम्हारी तरह एक औरत की तलाश थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। माली ने आंचल फैलाकर आशीष दिया। बेटा तुम जुग जुग जियो, बड़ी उम्र हो। यहाँ कोई घर मिले तो मुझे दिलवा दो। मैं यहाँ रहूंगी तो मेरी भतीजी कहाँ जाएगी? वह बेचारी शहर में किसके आश्रय रहेगी? मगर लाल के खून में जोश आ गया। उसके स्वाभिमान को चोट लगी। उन पर यह आफत मेरी लाई हुई है। उनकी इस आवारागर्दी का मैं जिम्मेदार हूँ। बोला, कोई हल न हो तो उसे भी यहाँ ले आओ। मैं दिन को यहाँ बहुत कम रहता हूँ, रात को बाहर चारपाई डालकर पड़ा रहूंगा। मेरी वजह से तुम लोगों को कोई तकलीफ न होगी। यहाँ दूसरा मकान मिलना मुश्किल है। यह झोपड़ी भी बड़ी मुश्किल से मिली है। यह अंधेरी नगरी है। जब तुम्हारा सुविधा कहीं लग जाए तो चली जाना। नागपुर इस गांव से 20 मील की दूरी पर था। चंपा उसी दिन चली गई और तीसरे दिन रंभा के साथ लौट आई। यह उसकी भतीजी का नाम था। उसके आने से झोपड़ी में जान सी पड़ गई। मगनदास के दिमाग में मालिक की लड़की की जो तस्वीर थी, उसका रंभा से कोई मेल न था। वह सौंदर्य नाम की चीज का अनुभवी जौहरी था, मगर ऐसी सूरत जिस पर जवानी की ऐसी मस्ती और दिल का चैन छीन लेने वाला आकर्षण हो, उसने पहले कभी नहीं देखा। उसकी जवानी का चांद अपनी सुनहरी और गंभीर शान के साथ चमक रहा था। सुबह का वक्त। मगनदास दरवाजे पर पड़ा पड़ा ठंडी हवा का मजा उठा रहा था। रंभा सिर पर घड़ा रखे पानी भरने को निकली। मगनदास ने उसे देखा और एक लंबी सांस खींचकर उठ बैठा। चेहरा मोहरा बहुत ही मोहक, ताजे फूल की तरह खिला हुआ चेहरा, आंखों में गंभीर सरल। मगनदास को उसने भी देखा। चेहरे पर लाश की लाली दौड़ गई। प्रेम ने पहला वार किया। मगनदास सोचने लगा, क्या तकदीर यहाँ कोई और गुल खिलाने वाली है? क्या दिल मुझे यहाँ भी चैन न लेने देगा? रंभा, तू यहाँ नाहक आई। नाहक के गरीब का खून तेरे सिर पर होगा। मैं तो अब तेरे हाथों बिक चुका, मगर क्या तू भी मेरी हो सकती है? लेकिन नहीं, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। दिल का सौदा सोच समझ कर करना चाहिए। तुमको अभी जब्त करना होगा। रंभा सुंदरी है, मगर झूठे मोती की आब और ताब उसे सच्चा नहीं बना सकती। तुम्हें क्या खबर कि उस भोली लड़की के कान प्रेम के शब्द से परिचित नहीं हो चुके हैं? कौन कह सकता है कि उसके सौंदर्य की वाटिका पर किसी फूल चुनने वाले के हाथ नहीं पड़ चुके हैं? अगर कुछ दिनों की दिल बस्तगी के लिए कुछ चाहिए तो तुम आजाद हो, मगर यह नाजुक मामला है। जरा संभल के कदम रखना।
पेशेवर जातों में दिखाई पड़ने वाला सौंदर्य अक्सर नैतिक बंधनों से मुक्त होता है। 3 महीने गुजर गए। मगनदास रंभा को ज्यों-ज्यों बारीक से बारीक निगाहों से देखता, त्यों-त्यों उस पर प्रेम का रंग गाढ़ा होता जाता था। वह रोज उसे कुएं से पानी निकालते देखता, वह रोज घर में झाड़ू देती, रोज खाना पकाती। मगनदास को ज्वार की रोटियों में जो मजा आता था, वो अच्छे से अच्छे व्यंजनों में भी न आया था। उसे अपनी कोठरी हमेशा साफ सुथरी मिलती, न जाने कौन उसकी बिस्तर बिछा देता। क्या यह रंभा की कृपा थी? उसकी निगाहें शर्मीली थी। उसने उसे कभी अपनी तरफ चंचल आंखों से ताकते नहीं देखा। आवाज कैसी मीठी, उसकी हंसी की आवाज कभी उसके कान में नहीं आई। अगर मगनदास उसके प्रेम में मतवाला हो रहा था तो कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। उसकी भूखी निगाहें बेचैनी और लालसा में डूबी हुई हमेशा रंभा को घूरा करती थी। वह जब किसी गांव को जाता तो मीलों तक उसकी जिद्दी और बेताब आंखें मुड़ मुड़ कर झोपड़ी के दरवाजे की तरफ आती। उसकी ख्याति आसपास फैल गई थी, मगर उसके स्वभाव की मुसीबत और उदार हृदयता से अक्सर लोग अनुचित लाभ उठाते थे। इंसाफ पसंद लोग तो स्वागत सत्कार से काम निकाल लेते और जो लोग ज्यादा समझदार थे वे लगातार तकाजू का इंतजार करते। क्योंकि मगनदास इस फन को बिल्कुल नहीं जानता था, बावजूद दिन रात की दौड़ धूप से गरीबी से उसका पीछा न छूटता था। जब वह रंभा को चक्की पीसते देखता तो गेहूं के साथ उसका दिल भी पीस जाता था। वह कुएं से पानी निकालती तो उसका कलेजा निकल आता। जब वह पड़ोस की औरत की कपड़े सीती तो कपड़ों के साथ मगनदास का दिल भी छिद जाता था, मगर अपना कुछ बस न था। मगनदास की हृदय भेदी दृष्टि को इसमें तो कोई संदेह नहीं था कि उसके प्रेम का आकर्षण बिल्कुल बेअसर नहीं है। वफा ही वह जादू है जो रूप के गर्व का सिर नीचा कर सकता है। मगर प्रेमिका के दिल में बैठने का मादा उसमें बहुत कम था। कोई दूसरा मनचला प्रेमी अब तक अपने वशीकरण में कामयाब हो चुका होता, लेकिन मगनदास ने दिल आशिक पाया था और जुबान मासूम थी। एक रोज शाम के वक्त चंपा किसी काम से बाजार गई हुई थी और मगनदास हमेशा की तरह चारपाई पर पड़ा सपने देख रहा था। रमा अद्भुत छटा के साथ आकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसका भोला चेहरा कमल की तरह खिला था और आंखों से सहानुभूति का भाव झलक रहा था। मगनदास ने उसकी तरफ पहले आश्चर्य और फिर प्रेम की निगाह से देखा और फिर दिल पर जोर डालकर बोला, आओ रंभा, तुम्हें देखने को बहुत दिनों से आंखें तरस रही थी। रंभा ने भोलेपन से कहा, मैं यहाँ न आती तो तुम मुझसे कभी न बोलते। मगनदास का हौसला बढ़ा, बोला, बिना मर्जी पाए तो कुत्ता भी नहीं आता। रंभा मुस्कुराई, कली खिल गई, मैं तो आप ही चली आई। मगनदास का कलेजा उछल पड़ा। उसने हिम्मत करके रंभा का हाथ पकड़ लिया और भावावेश से कांपती हुई आवाज में बोला, नहीं रंभा, ऐसा नहीं है, यह मेरी महीनों की तपस्या का फल है। मगनदास ने बेताब होकर उसे गले से लगा लिया। जब वह चलने लगी तो अपने प्रेमी की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखकर बोली, अब यह प्रीत हमें निभानी होगी। पाँव फटने के वक्त जब सूर्य देवता के आगमन की तैयारियां हो रही थी, मगनदास की आंखें खुली। रंभा आटा पीस रही थी। उस शांतिपूर्ण सन्नाटे में चक्की की घूमर घूमर बहुत सुहावनी मालूम होती थी और उससे सुर मिलाकर अपने प्यारे से ढंग से गाती थी। साल भर गुजर गया। मगनदास की मोहब्बत और रंभा के सलीके ने मिलकर इस वीरान झोपड़ी को कुंज का बाग बना दिया। अब वहाँ गायें थी, फूलों की क्यारियां थी और कई देहाती ढंग के मोहल्ले थे। सुख सुविधा की अनेक चीजें दिखाई पड़ती थी। एक रोज सुबह के वक्त मगनदास कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था कि एक संभ्रांत व्यक्ति अंग्रेजी पोशाक पहने उसे ढूंढता हुआ आ पहुंचा और उसे देखते ही दौड़कर गले से लिपट गया। मगनदास और वह दोनों एक साथ पढ़ा करते थे। वह वकील हो गया था। मगनदास ने भी अब पहचाना और कुछ झिझकता हुआ उससे गले लिपट गया। बड़ी देर तक दोनों बातें करते रहे। बातें क्या थी, घटनाओं और संयोगों की एक लंबी कहानी। कई महीने हुए। सेठ लगन का छोटा बच्चा चेचक की नजर हो गया। सेठ जी ने दुख के मारे आत्महत्या कर ली और अब मगनदास सारी जायदाद, कोठी, इलाके और मकानों का एक छत्र स्वामी था। सेठानियों में आपसी झगड़े हो रहे थे। कर्मचारियों ने गबन को अपना ढंग बना रखा था। बड़ी सेठानी उसे बुलाने के लिए खुद आने को तैयार थी, मगर वकील साहब ने उन्हें रोका था। जब मगनदास ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? तो वकील साहब ने फरमाया,
महीने भर से तुम्हारी टोह में हूँ। सेठ मक्खन लाल ने अता पता बतलाया। तुम जैसे दिल्ली पहुंचोगे मैं अपना महीने भर का बिल तुम्हें पेश करूंगा। रंभा अधीर हो रही थी कि यह कौन है और इनसे क्या बातें हो रही हैं। 10 बजते बजते वकील साहब मगनदास से 1 हफ्ते के अंदर आने का वादा किया। उसी वक्त रंभा आ पहुंची और पूछने लगी, यह कौन थे, इनका तुमसे क्या काम था? मगनदास ने जवाब दिया, यमराज का दूत। रंभा बोली, क्या आप शकुन बकते हो? मगन ने कहा, नहीं नहीं रंभा, यह अशगुन नहीं है, यह सचमुच मेरी मौत का दूत ही था। मेरी खुशियों के बाग को रौदने वाला, मेरी हरी भरी खेती को उजाड़ने वाला। रंभा, मैंने तुम्हारे साथ दगा की है, मैंने तुम्हें अपने फरेब के जाल में फंसाया है, मुझे माफ करो। मोहब्बत ने मुझसे यह सब कराया है। मैं मगन सिंह ठाकुर नहीं हूँ, मैं सेठ लगनदास का बेटा और सेठ मक्खनलाल का दामाद हूँ। मगनदास को डर था कि रंभा यह सुनते ही चौंक पड़ेगी और शायद उसे जालिम दगाबाज कहने लगे, मगर उसका ख्याल गलत निकला। रंभा ने आंखों में आंसू भरकर सिर्फ इतना कहा, तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मगनदास ने उसे गले से लगाकर कहा, हाँ, इसलिए कि इंदिरा बहुत होशियार, सुंदर और धनी है। रंभा बोली, मैं तुम्हें न छोड़ूंगी, कभी इंदिरा की लौंडी थी, अब उनकी सौत बनेगी। तुम जितनी मुझसे मोहब्बत करोगे उतनी इंदिरा से भी करोगे। मगनदास इस भोलेपन पर मतवाला हो गया, मुस्कुरा कर बोला, अब इंदिरा तुम्हारी लौंडी बनेगी, मगर सुनता हो वो बहुत सुंदर है, कहीं मैं उसकी सूरत पर लुभा न जाऊं। मर्दों का हाल तुम नहीं जानती, मुझे अपने से ही डर लगता है। रंभा ने विश्वास भरी आंखों से देखकर कहा, क्या तुम भी ऐसा करोगे? जो जी मैं करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इंदिरा रानी बने, मैं लौंडी बनूंगी, क्या इतने पर भी मुझे छोड़ दोगे? मगनदास की आंखें डगडगा गईं। बोला, प्यारी, मैंने फैसला कर लिया है, दिल्ली न जाऊंगा। यह तो मैं कहने ही न पाया कि सेठ जी का स्वर्गवास हो गया, बच्चा उनसे पहले ही चल बसा था। अफसोस, सेठ जी के आखिरी दिनों में दर्शन भी न कर सका। अपना बाप भी इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे अपना वारिस बनाया है। वकील साहब कहते थे कि सेठानियों में अनबन है, नौकर चाकर लूट मार मचा रहे हैं। वहाँ का यह हाल है और मेरा दिल वहाँ जाने को राजी नहीं होता। दिल तो यहाँ है, वहाँ कौन जाए? रंभा जरा देर तक सोचती रही, फिर बोली, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इतने दिन तुम्हारे साथ रही, जिंदगी का सुख लूटा, अब जब तक जीऊंगी इस सुख का ध्यान रखूंगी, मगर तुम तो मुझे न भूल जाओगे। साल भर में एक बार इसी झोपड़े में देख लिया करना। रंभा फिर गंभीर स्वर में बोली, मैं तुम्हारे पांव की बेड़ी न बनूंगी, चाहे तुम अभी मुझे न छोड़ो, लेकिन थोड़े दिनों में तुम्हारी यह मोहब्बत न रहेगी। मगनदास को कोड़ा लगा, जोर से बोला, तुम्हारे सिवा इस दिल में अब कोई और जगह नहीं पा सकता। रात ज्यादा आ गई थी, अष्टमी का चांद सोने जा चुका था। दोपहर के कमल की तरह साफ आसमान में सितारे खिले हुए थे। किसी खेत के रखवाले की बांसुरी की आवाज, जिसे दूरी में तासी, सन्नाटे में सूर्यापन और अंधेरे में आत्मिकता का आकर्षण दिया था, कानों में आ रही थी। जैसे कोई पवित्र आत्मा नदी के किनारे बैठी हुई पानी की लहरों में या दूसरे किनारे की खामोश और अपनी तरफ खींचने वाले पेड़ों से अपनी जिंदगी के गम की कहानी सुना रही है। मगनदास सो गया, मगर रंभा की आंखों में नींद न आई। सुबह हुई तो मगनदास उठा और रंभा को पुकारने लगा, मगर रंभा रात को ही अपनी चीजों के साथ वहां से चली गई थी। मगनदास को उस मकान के घरों दीवार पर एक हसरत की छाई हुई महसूस हुई, जैसे घर की जान निकल गई है। वह घबराकर उस कोठरी में गया जहाँ रंभा रोज चक्की पीसती थी, मगर अफसोस आज चक्की एकदम निश्चल थी। फिर वह कुएं की तरफ दौड़ा, लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि कुएं ने उसे निकल जाने के लिए अपना मुंह खोल दिया था। तब वह बच्चों की तरह चीख उठाकर रोता हुआ फिर उसी झोपड़ी में आया।